हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि मैंने बोला था कि मैं स्पीडी जीएस से एक एक पैराग्राफ लेकर उस पर वीडियो बनाऊंगी और हर क्वेश्चन को कोशिश करूंगी कि 2 से 3 लाइन में डिस्क्राइब कर दूं, क्योंकि अब जो भी क्वेश्चंस आने लगे हैं, खासकर बिहार दरोगा, बिहार पुलिस में 40 से 50 क्वेश्चंस तो डायरेक्ट रहते हैं, लेकिन उसका कुछ क्वेश्चन एनालिसिस करने वाले रहते हैं। उसको आप अगर आप किसी भी क्वेश्चंस के बारे में ज़्यादा जानेंगे तो आप ऑप्शंस को छाट के उसके आंसर को पता कर पाएंगे। तो उस हिसाब से ये बुक जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सब जानते हैं। एक होता है किसी भी बुक को रट लेना, जो भी स्टूडेंट नए हैं वो चाहेंगे कि इस बुक को रट ले, लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि आप इसे रटे नहीं, समझें। हाँ, बहुत सारी चीज़ें हैं जो रटनी है सभी स्टूडेंट्स को, चाहे वो पढ़ने में कितने भी अच्छे हो, कितने भी पुराने हो, और जो नए स्टूडेंट हैं उनको एक हेल्प मिल जाएगी। तो मैं आज एक पैराग्राफ शुरू कर रही हूँ, जिसमें पहला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 का संबंध जम्मू तथा कश्मीर को विशेष दर्जा से है। तो हम सब जानते हैं कि 370 और अनुच्छेद 35A, ठीक है, ये जम्मू कश्मीर से संबंधित था। और ये भी पता है कि इन दोनों अनुच्छेदों को 2019 में जम्मू कश्मीर से हटा दिया गया, और अब ये दोनों अनुच्छेद जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होते हैं, लेकिन संबंधित पहले भी थे। 370 और 335 से जम्मू कश्मीर से ही है। तो कभी भी क्वेश्चन आए कि ये दोनों अनुच्छेद किस राज्य से संबंधित थे, तो वो जम्मू कश्मीर से। और आपको पता है कि अब जो जम्मू कश्मीर और लद्दाख जो है वो हमारा दोनों एक केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है। जम्मू कश्मीर जो था वो पहले हमारा एक राज्य था, ठीक है, जिसको अब केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया जा चुका है, जिस कारण से अब भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हो चुके हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है कि निदेशक तत्वों का प्रमुख उद्देश्य देश में सामाजिक तथा आर्थिक प्रजातंत्र स्थापित करना है, ठीक है। अब हम सब जानते हैं कि जब हम पॉलिटी पढ़ते हैं तो उसमें दो चीज़ें एकदम मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जो सभी स्टूडेंट जानते हैं। पहला है मौलिक अधिकार और दूसरा है डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसको राज्य के नीति निर्देशक तत्व के नाम से भी हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य को ये डायरेक्शन दिया गया है कि आप कौन कौन से कार्य कर सकते हैं, ठीक है, जिसमें सामाजिक और आर्थिक तौर पे हमारे लिए कुछ कुछ चीज़ें हैं जिसको राज्य हमारे लिए करेगा, ठीक है। जिसमें से आप पढ़ते हो कि गांधीवादी सिद्धांत भी है, जिसमें जो शराब पे सेवन है उस पर प्रतिबंध लगाया गया है, दुधारू पशुओं का जो बलि है उस पर प्रतिबंध लगाया गया है, पर्यावरण का संरक्षण किस प्रकार से होगा ये है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं। तो राज्य तथा आर्थिक प्रजातंत्र स्थापित करना है। जैसे कि अब हम देखते हैं कि इसमें वेजेस से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स दिए हैं कि समान जो औरत है और जो मर्द है, जो जेंट्स है वो लेडीज़ है, दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन दिए जाएंगे। तो ये सारी चीज़ इसमें इंक्लूडेड है, जो कि डीपीएसपी के अंतर्गत आता है। और इसको अगर ज़रूरत पड़े, इन सारी चीज़ों को डीपीएसपी के अंतर्गत इसीलिए रखा गया है कि समय अनुसार अगर ये मांग की जाती है कि इन सारी चीज़ों की ज़रूरत होगी, तो इसको क्या किया जाएगा, मौलिक अधिकार में हमें शामिल कर दिया जाएगा। जैसे कि शिक्षा का अधिकार पहले डीपीएसपी के अंतर्गत आता था, लेकिन अब उसे अनुच्छेद 21A के अंतर्गत मौलिक अधिकार में शामिल कर दिया गया। उसी प्रकार तो डीपीएसपी जो है वो हमारे लिए ही प्रावधान किए गए हैं, हमारी सुरक्षा के लिए, कि सामाजिक आर्थिक तौर पे हमें सुरक्षा मिले, ठीक है। और जब भी ज़रूरत हो उसको हम मौलिक अधिकार में कन्वर्ट कर दें, ठीक है। तीसरा है कि एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में अनुवांशिक सूचना का स्थानांतरण किसके द्वारा होता है। तो हम सब जानते हैं कि डीएनए द्वारा होता है, और डीएनए का फुल फॉर्म भी बहुत बार पूछ लेता है। तो डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। चौथा क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मुख्य उद्देश्य निर्यात को प्रोत्साहन देना है। जाहिर सी बात है, अगर हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करते हैं तो हमारा मेन मोटो क्या होता है कि हम निर्यात को बढ़ावा दें, क्योंकि अगर हम आयात ज़्यादा करेंगे तो उससे हमारा क्या होगा, हमें लॉसेस होगी। अगर एक्सपोर्ट अगर इंपोर्ट से ज़्यादा होगा तो हमें फ़ायदा होगा, लेकिन इंपोर्ट अगर ग्रेटर दैन एक्सपोर्ट हो जाएगा तो वहाँ पे किसी भी देश को लॉस होता है। तो कोई भी देश फ़ायदे में रहने के लिए चाहता है कि आयात से ज़्यादा हम क्या करें, निर्यात रहे, क्योंकि आयात करने में क्या होता है, हमारा जो लॉस है, जो हमारा डेप्ट है वो हमारा बढ़ता है, और जितना ज़्यादा हम निर्यात करेंगे उतना कोई भी देश फ़ायदे में रहेगा, ठीक है। तो हमेशा याद रखिएगा कि किसी भी व्यापार में अगर आपको प्रॉफिट में रहना है तो आप कोशिश करें कि एक्सपोर्ट आपका बड़ा रहे इंपोर्ट से, ठीक है। अब पूछा गल्फ स्ट्रीम
किस कारण से उत्पन्न होता है? तो हम सब जानते हैं कि गल्फ स्ट्रीम क्या है, एक गर्म स्ट्रीम है, ठीक है, जो कि महासागरीय दबाव से, जो कि प्रेशर होता है उस कारण से, ओशियन में जो प्रेशर बनता है उस कारण से गल्फ स्ट्रीम क्या होता है, वो उत्पन्न होता है, ठीक है। फिर है मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ है? अगर देखिए कि भारत में कैसी अर्थव्यवस्था है, भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है, इट मीन्स कि मिक्स्ड इकोनॉमी है। इसमें क्या होता है कि जो आपका सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र दोनों मिलकर कार्य करते हैं, ठीक है। और भारत में आप सब जानते हैं कि प्राइवेट सेक्टर भी है, ठीक है, और पब्लिक सेक्टर भी है। तो जहाँ निजी क्षेत्र और सरकारी क्षेत्र दोनों मिलकर काम करते हैं उस क्षेत्र को हम लोग मिक्स्ड इकोनॉमी कहते हैं, और हिंदी में उसे ही हम लोग मिश्रित अर्थव्यवस्था करते हैं। तो कभी भी अगर इस तरीके से क्वेश्चन पूछे कि भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है, तो आप लोग हमेशा मिश्रित अर्थव्यवस्था कहेंगे, इट मीन्स कि मिक्स्ड इकोनॉमी, ठीक है। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आश्रु गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो आश्रु गैस का रासायनिक नाम हम जानते हैं क्लोरोएसीटोफिनोन है, ठीक है, क्लोरोएसीटोफिनोन, ठीक है। आगे है कि 1192 में पृथ्वीराज चौहान की पराजय हुई थी। तो हम सब जानते हैं कि 1191 और 1192 में तराइन का युद्ध हुआ था, और इसमें किसके बीच? मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज तृतीय के बीच हुई थी, ठीक है, पृथ्वीराज तृतीय। कभी कभी ये भी पूछ देता है कि पृथ्वीराज द्वितीय या तृतीय, तो वो पृथ्वीराज तृतीय के बीच में हुई थी 1191 में, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की विजय होती है मोहम्मद गोरी से। और दूसरे में जो कि 1192 में जो दूसरा युद्ध होता है तराइन का युद्ध, उसमें पृथ्वीराज चौहान की हार होती है और मोहम्मद गोरी की जीत होती है। और 1194 में कौन सा युद्ध होता है ये आप बताइए, और चंदावर का युद्ध होता है, और किन के बीच होता है? अगर आप ये जानते हैं तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए, वरना मैं बता दूंगी, ठीक है। फिर पूछता है कि सत्यमेव जयते वो कहाँ से लिया गया है? तो मुंडकोपनिषद से लिया गया, ये हम सब जानते हैं। लेकिन अगर ये पूछते कि मुंडकोपनिषद किस वेद का भाग है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद या अथर्ववेद, किस वेद का भाग है? तो मुंडकोपनिषद जो है वो अथर्ववेद का भाग है, क्योंकि ये हमेशा क्वेश्चन पूछा है कि जो सत्यमेव जयते हैं वो किस उपनिषद से है। तो ये तो एक कॉमन क्वेश्चन हो गया, लेकिन अगर इसको हार्ड करना होगा तो आयोग पूछ सकता है कि मुंडकोपनिषद किस वेद से लिया गया है, ठीक है, चारों वेद का नाम दे देगा, तो याद रखिएगा अथर्ववेद से लिया गया है। उसके बाद है कि सबसे पहले बिक्री कर लगाने वाला शासक कौन था? तो सबसे पहले बिक्री कर लगाने वाला शासक जो था वो चंद्रगुप्त मौर्य था, ठीक है, मौर्य डायनेस्टी आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है। तो चंद्रगुप्त मौर्य था। फिर आपका क्वेश्चन है कि रविन्द्रनाथ टैगोर प्रथम भारतीय जिनको साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला। तो हम सब जानते हैं कि नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, जो कि ये भी पूछता है कि नोबेल पुरस्कार कितने, नोबेल पुरस्कार जो है वो 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, ठीक है। तो उसमें से साहित्य भी एक क्षेत्र है। और आप लोग ये क्वेश्चन करेंट अफेयर्स का बताइएगा कि 2023 का साहित्य में नोबेल पुरस्कार किसे मिला है, ठीक है। तो रविन्द्रनाथ टैगोर ऐसे पहले व्यक्ति थे जिनको 1913 में साहित्य के क्षेत्र का पहला नोबेल पुरस्कार मिला था, ठीक है। कभी कभी जहाँ तक मुझे याद है डीएलएड का एग्ज़ाम हुआ था 1 साल पहले, उसमें पूछा था कि किस साल में रविन्द्रनाथ टैगोर को साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था। अगर कोई क्वेश्चन ऐसा होगा जो पहले पूछा होगा किसी एग्ज़ाम में, तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी कि ये क्वेश्चन इस एग्ज़ाम में इस तरीके से पूछे गए, ताकि आपको एक आइडिया रहे कि क्वेश्चंस इस तरीके से भी पूछे जाते हैं, ठीक है। और फिर है मॉस्की शिलालेख कहाँ पे है? हम जानते हैं कि मॉस्की शिलालेख का जो संबंध है वो सम्राट अशोक से है। भाबरू शिलालेख, मस्की शिलालेख, ठीक है, रुन्नेमदेई, इस सब का संबंध किससे है? अशोक से है। तो ये हमेशा ये पूछता है कि मस्की शिलालेख, ये सारे स्टूडेंट्स आई थिंक जानते होंगे कि अशोक से रिलेटेड है। लेकिन अगर पूछते कि मस्की शिलालेख भारत के किस राज्य में है, अगर मान लीजिए कि दे दो ऑप्शन में उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, इस तरीके से, तो खासकर अगर लाइन बाय लाइन जो राज्य दे दिए जाते हैं उसमें स्टूडेंट कंफ्यूज कर जाते हैं। तो उस हिसाब से इसका आंसर क्या होगा? आंध्र प्रदेश। ये याद रखिए कि मस्की शिलालेख जो है, जो कि सम्राट अशोक से संबंधित है, और ये आंध्र प्रदेश से, ठीक है। मैं 1-2 क्वेश्चंस और लूँगी, ठीक है। एक क्वेश्चन है कि गोबर गैस प्लांट से कौन सा गैस उत्पन्न होता है? तो गोबर गैस प्लांट से हम सब जानते हैं कि मीथेन गैस उत्पन्न होता है, और ये पर्यावरण के लिए क्या होता है? हानिकारक होता है, ठीक है, प्रतिकूल होता है, हानिकारक होता है।
फिर है कि चौरा चौरी कांड, ये सब कोई जानते होंगे, असहयोग आंदोलन से संबंधित है, जो कि 5 फरवरी 1922 को हुआ था। और इसी कारण से आपको असहयोग आंदोलन को गांधी जी द्वारा वापस ले लिया गया था। 5 फरवरी 1922 को ये चीज़ हुआ था और गांधी जी द्वारा 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया था। तो ये एक छोटा सा तो वीडियो नहीं, लॉन्ग वीडियो हो गया। अगर आपको ये फ़ायदेमंद लग रहा है और जिन जिन लोगों तक ये वीडियो पहुंच रही हो, अगर वो चाहते हैं कि मैं इस सेशंस को कंटिन्यू रखूं, तो प्लीज़ आप लाइक करें और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि मैं आगे भी इस तरह के वीडियोस को सारे जो क्वेश्चंस है, कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन या 15 क्वेश्चंस लेकर डेली आपको इस तरीके से एक ब्रीफ डिस्कशन दे सकूं।